ओके, लास्ट टॉपिक हमने ट्रांसवर्सल वेव को स्टडी किया था। ट्रांसवर्सल वेव वो वेव थी जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, और जो वेव प्रोपेगेशन होता है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर होगा? तो आंसर है पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे उसके परपेंडिकुलर। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या सेट की थी? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मोशन एंड the direction of wave propagation are perpendicular to each other and this kind of wave is called transversal wave। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे वाटर वेव्स, वेव्स क्रिएटेड इन स्प्रिंग, वेव्स इन द रॉक। तो ये सारी जो वेव्स थी, ये कौन सी वेव थी? ये ट्रांसवर्सल वेव। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड टाइप ऑफ वेव को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, तो समझिए। सबसे पहले हम एक सोर्स लेते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो साउंड वेव्स को स्टडी करने के लिए किया जा रहा है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग साउंड वेव्स को ही देखेंगे। तो मैं अब यहाँ से जो जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल हम लोग वाइब्रेशंस के ही लेंगे इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पीकर लिया, स्पीकर के अंदर डायफ्राम लगा होता है, एक ब्लैक कलर का पर्दा लगा होता है, उसके पीछे वायर्स होती हैं, और वो वायर्स क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड से वाइब्रेट करती हैं। आपने देखा होगा स्पीकर के पीछे एक मैग्नेट भी लगी होती है, तो ऑलरेडी वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है, और हम जैसे जैसे उसके अंदर करंट के सिग्नल्स देते हैं तो करंट से एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं और उसकी वजह से वो डायफ्राम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ वो क्या क्रिएट कर देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और एस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये स्टडी किया था आपने। तो इस तरह से एक स्पीकर का डायफ्राम वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है और इसके पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ है। तो दोनों मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, इसकी वजह से ये क्या करना शुरू कर देता है? वाइब्रेशंस करना स्टार्ट कर देता है। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है उससे क्या प्रोड्यूस होती है? उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब क्यों होती हैं और कैसे ट्रेवल करती हैं किसी मीडियम में? देखिए, हमने ये माना कि ये मीडियम है जिसमें मीडियम की डेंसिटी जो है वो सब जगह पर एक जैसी है। ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे? जब ये डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ आएगा तो अपने आसपास के पार्टिकल्स को क्या करना शुरू कर देगा? उनको पुश करना शुरू कर देगा, उन पर फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही फोर्स लगाएगा ये पार्टिकल आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। ये जाकर के नेक्स्ट लेयर के साथ कोलाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल फिर नेक्स्ट लेयर से, तो इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि ये डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से कहां जा चुका है? ये डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से पीछे जा चुका है। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन से आगे आएगा फिर पीछे जाएगा। तो जैसे ही ये पीछे जाता है, यहां पर तो पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो गए। ध्यान से देखो, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर रीजन। यहाँ पर क्या इंक्रीज हो गया? डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीज हुई, पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स का नंबर बढ़ चुके हैं। पहले पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर थे, अब पास पास आ चुके हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, ये पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया। तो एक तो डेंसिटी बढ़ गई, दूसरा प्रेशर इंक्रीज हो गया। मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, उसमें 10,000 पार्टिकल्स हैं। 10,000 पार्टिकल्स के कारण वो जाकर के उसकी वॉल से हिट करते हैं, और वॉल से हिट करने पर वो क्या क्रिएट करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1 ATM प्रेशर क्रिएट किया। अब इसमें 10,000 पार्टिकल थे, मैंने 20,000 पार्टिकल डाल दिए, मैंने देखा प्रेशर डबल हो गया। क्यों? नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। मीन फ्री पाथ स्टडी किया था हमने लास्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो उसमें यही तो देखा था कि अगर पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। कॉलिजन्स इंक्रीज होने का मतलब है क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो ये बोलेंगे कि डेंसिटी बढ़ गई, दूसरा ये बोलेंगे कि प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो हम ये मानते हैं कि ये कौन सा रीजन है? ये हाई प्रेशर का रीजन है, जहां पर पार्टिकल क्लोजली स्पेस है। और यहाँ पर कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो एयर कहां से कहां फ्लो करती है? पार्टिकल्स कहां से कहां फ्लो करते हैं? डिफ्यूजन स्टडी की है केमिस्ट्री के अंदर, उसमें क्या पढ़ा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स फिर कहाँ आएंगे? हाई प्रेशर से कौन से रीजन की तरफ आएंगे? लो प्रेशर के रीजन की तरफ आएंगे। तो ये पार्टिकल सारे के सारे फिर कहाँ चल पड़ेंगे? फिर से पीछे चल पड़ेंगे, वापस जाएंगे, तो फिर से अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए कहाँ निकल जाएंगे?
आगे निकल जाएंगे, ये भी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से जब ये डायफ्राम ऐसा वाइब्रेट करेगा तो ये अपने आसपास की जो सराउंडिंग एयर है, जो मीडियम है, उसके पार्टिकल्स को भी क्या करवाना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करवाना, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये पार्टिकल्स भी ऐसा आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, आगे जाएंगे, पीछे आएंगे। ये भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स वाइब्रेट करेगा। क्या इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी? ये वाइब्रेशन करते करते ये हमारे ईयर तक पहुंचेंगे और हमें कुछ सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगी। तो इसके बेसिस पर अब हम ये बता सकते हैं क्या कि ये जो डायफ्राम था ये 3000 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा था, एक गिटार की साउंड आ रही थी इसके अंदर से। तो हमारे ईयर तक कोई दूसरी साउंड पहुंचेगी क्या? तो आंसर है नो। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। ये तो सिर्फ एक मीडियम है, मीडियम मतलब कि ये तो ले जाने वाला है किसको? एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को? साउंड एनर्जी को, वाइब्रेशंस को। बेसिकली साउंड एनर्जी क्या होती है? हम जिसको सुन पा रहे हैं वो वाइब्रेशंस ही तो होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जिस भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था तो हम इनके वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं, वो हमें एज ए साउंड सुनाई देता है। ओके, ये बात हुई इनके वाइब्रेशंस की। अच्छा, वेव किस तरफ ट्रेवल होगी, एनर्जी किस तरफ जा रही है? तो आंसर है ये एनर्जी के ट्रांसफर होने की डायरेक्शन है। पार्टिकल्स ऐसा कोलाइड करेंगे। अच्छा, अब मैं इनको पार्टिकल्स की फॉर्म में ना दिखा करके एक दूसरा मेथड अपनाता हूं जिससे आपको इसको समझना इजी हो जाएगा। डायग्राम्स में भी हम यही बनाएंगे। जब ये मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा? कंप्रेशन, द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी। इसके बाद में जब ये मीन पोजीशन से जब ये ऐसा ऑसिलेट करते हुए कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ चला जाएगा, ऐसा पहले आगे आया फिर ऐसा पीछे जाएगा। तो उस समय पर यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? उस समय पर यहाँ पर रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंप्रेशन कहाँ जा चुका होगा? कंप्रेशन तो आगे जा चुका है ना, पार्टिकल्स को हिट किया वो आगे। तो यहाँ पर पहले कंप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर क्या क्रिएट हुआ? फिर रेयरफेक्शन। फिर से ये आगे आएगा तो क्या होगा? ये कंप्रेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेयरफेक्शन। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर फिर से कंप्रेशन आ जाएगा। तो कंप्रेशन वो रीजन होगा जहां पर हाई प्रेशर होगा और रेयरफेक्शन वो रीजन होगा जहां पर लो प्रेशर होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से ट्रेवल करती हैं, किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? तो आंसर है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। तो ये जो क्लोज लाइन मैंने बना रखी है, इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस रीजन को हम लोग कंप्रेशन बोल रहे हैं और दूसरे रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रेयरफेक्शन। तो एक बात और याद कर लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, अब इसके बाद आगे की कहानी सुनो। पार्टिकल्स किस तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी किस तरफ जा रही है? दोनों की डायरेक्शन अगर आपको समझ आ रही है तो आप इससे डेफिनेशन बना सकते हैं। पार्टिकल्स कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं? पार्टिकल्स ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं, और एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल है। दोनों पैरेलल हैं क्या? पार्टिकल भी ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं? ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स में क्या था? पार्टिकल्स ऐसा वाइब्रेट करते थे और वेव इस डायरेक्शन में जाती थी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये क्या है? अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इसके अलावा किसी स्प्रिंग में क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि स्प्रिंग को हम लोग अप एंड डाउन ऐसा मोशन करवाते हैं, उस केस में वो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करता है। क्या हम उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं क्रिएट कर सकते? लॉन्गिट्यूडनल वेव भी क्रिएट कर सकते हैं। ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है। हमने इसको लेफ्ट राइट ऐसा करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही ऐसा करेंगे किसी जगह पर ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाएगा और किसी जगह पर रेरिफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएंगे? ये कौन सा रीजन होगा? कंप्रेशन। ये कौन सा रीजन होगा? रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन।
तो एक स्प्रिंग के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको कहाँ दिखेंगी और ट्रांसवर्सल वेव आप कहाँ पर देखेंगे, कहाँ ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहाँ पर ट्रेवल करती हैं और ट्रांसवर्सल वेव कहाँ पर ट्रेवल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक बीकर है जिसके अंदर मैंने वाटर को फिल कर रखा है, ये वाटर फिल है इसमें, और यहाँ पर मैंने एक वाइब्रेशन का सोर्स लगाया, ये सोर्स ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीकर है, वाटर प्रूफ स्पीकर है, जो क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस कर रहा है। अगर ये वाइब्रेशंस कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होंगे, वेव्स। कौन सी वेव्स, तो आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वाटर है, मीडियम है, इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो जब ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा या अपवर्ड लेफ्ट राइट जैसा भी वाइब्रेट कर रहा है, उसके वाइब्रेशन से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस हुआ, कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये यहाँ पर रेयरफेक्शन आएगा। तो यहाँ तक रेयरफेक्शन पहुंचा। इसके बाद में इस जगह पर रेयरफेक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर यहाँ पर रेयरफेक्शन, फिर लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कंप्रेशन आ जाएगा। ये रेयरफेक्शन है, इसको थोड़ा रेयरिफाइड बना देता हूँ। ओके, इसी तरह से इस तरफ भी कुछ ट्रांसमिशन होगा, तो ये ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर रेयरफेक्शन पहुंचा। अब कंप्रेशन कौन सा रीजन होता है, हाई प्रेशर का रीजन होता है। पार्टिकल्स यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं। अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे तो मेरे को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक डिप्रेशन दिखाई देगा। यहाँ के पार्टिकल कहाँ चले गए, क्या हो गए, वो तो क्लोजली स्पेस्ड हो गए, तो यहाँ के पार्टिकल की डेंसिटी, सॉरी, यहाँ के पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई, तो ये पार्टिकल थोड़ा नीचे चले गए। और यहाँ के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है क्या, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये इन पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी रेयरफेक्शन आया, तो ये इन पार्टिकल्स को क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। तो मीडियम के अंदर कौन सी वेव ट्रेवल कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इंटरफेस पर ट्रांसवर्स वेव आपको दिखाई देगी। अच्छा, अब मीडियम चेंज हो रहा है, ये वाटर था, वाटर से ये कहाँ ट्रेवल करेगी वेव, एयर में। अब जहां पर कंप्रेशन बन रहा था, वो क्या करेगा, वो यहाँ के एयर पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर वो रेयरफेक्शन क्रिएट करेगा। और इस जगह पर कंप्रेशन होगा, इस जगह पर कंप्रेशन होगा। अब ये साउंड वेव किसमें ट्रेवल करेगी, अब ये साउंड वेव किसमें ट्रेवल करेगी, एयर में ट्रेवल करेगी। तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन जैसे ही दो मीडियम जहां पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस पर आपको कौन सी वेव दिखाई देगी, ट्रांसवर्स वेव दिखाई देगी। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को देख सकते हैं। वाटर का जो सरफेस होता है, उस जगह पर आपको कौन सी वेव दिखाई देती है, ट्रांसवर्स वेव दिखाई देती है। अंदर कौन सी वेव ट्रेवल कर रही होंगी, अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं होगी, अंदर तो पार्टिकल्स पास पास आ रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ही होंगे इसके अंदर। तो ये डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, ये हमने ये देखा कि किस पोजीशन पर ट्रांसवर्स वेव बनेगी, और मीडियम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो कैसी वेव रहेगी, तब तक वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगी। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। वेव्स की कुछ ना कुछ क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। वो क्या होती हैं, तो उसको हम लोग अच्छा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम होगा, बस किस में चेंज करना है, ग्राफ में कुछ क्वांटिटीज को बदलना है आपको। यहां पर आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर है इस एक्सिस पे आप लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और यहां पर मैं किसको लिखूंगा, यहां पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करूंगा। ट्रांसवर्स वेव में आपने क्या स्टडी किया था, कल मैंने आपको वेव बना करके बताई थी क्या, ट्रांसवर्स वेव मैंने ऐसा पार्टिकल्स लिए थे, और उन पार्टिकल्स में आपने क्या देखा था कि ये ऊपर जा रहा था तो ये अपने साथ इसको ले जाता है, इसको ले जाता है, फिर ये वापिस आ रहा होता है तो इतने समय में ये टॉप पे चला जाता है, फिर ये ऊपर उठता है, फिर ये ऊपर उठता है। तो ऐसा होता है कि ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वेव इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है, और ये अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिख देता हूँ। मैक्सिमम जितना ऊपर जा रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो प्लस ए माइनस ए। तो पार्टिकल्स ऐसा वाइब्रेट हो रहे थे, ये वेव बन रही थी,
तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो टाइम के साथ साथ पार्टिकल, कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर था, कोई यहाँ पर था, कोई यहाँ पर था, कोई यहाँ पर, सबके फेज सेम है क्या? सबके फेज अलग अलग है। तो यहाँ के पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसा चल रहा था। तो हमने किसको रिप्रेजेंट किया? हमने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को दिखाया इस ग्राफ में। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ पार्टिकल अपनी नॉर्मल कंडीशन से ऊपर की तरफ है और कुछ पार्टिकल अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कौन सी वेव है? ये ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल का ग्राफ कैसे बनाओगे? उसमें तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डेंसिटी और प्रेशर ले लीजिए। तो आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल डेंसिटी या नॉर्मल प्रेशर, और यहां पर क्या लिखेंगे? इस जगह पे क्या लिखेंगे? हाई डेंसिटी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लो डेंसिटी। प्रेशर लिखना चाहें तो प्रेशर भी लिख सकते हैं। जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा, कोलिजन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो आप डेंसिटी लिखिए या प्रेशर लिखिए, तो आपको इस एक्सिस पे क्या लिखना पड़ेगा? डेंसिटी या प्रेशर। और ये वाला एक्सिस आप किसके लिए यूज कर सकते हैं? टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ग्राफ इसमें बनाता हूं तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये बोलेगा कि इस जगह पर क्या है? ये कंप्रेशन का रीजन। क्यों? इसमें आप ये नहीं दिखा सकते कि पार्टिकल का फेज ये था ये था, इसमें फेज नहीं दिखा सकते आप। इसमें आप ये बोलोगे कि यहाँ पर डेंसिटी हाई है। हाई डेंसिटी है मतलब हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर के रीजन को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। ये नॉर्मल डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ चुकी है तो प्रेशर बढ़ चुका होगा। अब डेंसिटी अगर कम हो गई है नॉर्मल डेंसिटी से, अभी पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने इतने डिस्टेंस पर थे तो ये नॉर्मल डेंसिटी है, लेकिन जब ऐसा हो जाते हैं तो क्या हो गया? डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम होने का मतलब है प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो ये रेयर फ्रैक्शन है। तो ये कंप्रेशन का रीजन होगा, ये रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो ग्राफ सेम है क्या दोनों का? ग्राफ सेम होगा। आपको सिर्फ क्या चेंज करने हैं? कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं। यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं तो वहां पर आप डेंसिटी या प्रेशर लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ऑसिलेशन चैप्टर में। अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? देखिए, एक डायग्राम बना करके छोड़ देते हैं, उसी डायग्राम से हम लोग सब कुछ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है ये ग्राफ, यहाँ पर हमने किसको रिप्रेजेंट किया? टाइम को। फेज बताएंगे या टाइम बता सकते हैं? यहाँ पर टाइम होगा 0, t/4, सॉरी नॉट t/4, इट इज t/4, दिस इज t/2, 3/4t, और ये कैपिटल T। वन वेव कंप्लीट हो रही है ना, तो वन टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी वन वेव। तो पहला पैरामीटर आपको क्या दिख रहा है इसमें? सबसे पहला पैरामीटर हमें ये दिख रहा है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या दिख रही है इसमें? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है? दो डेफिनेशन हो सकती है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल यहाँ से चलेगा, टॉप पर जाएगा, वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा। कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होगा? वन ऑसिलेशन। और उतनी ही देर में क्या कंप्लीट हो चुकी होगी? वन वेव। तो पार्टिकल जितने टाइम पीरियड में ऑसिलेट करेगा वही टाइम पीरियड किसका होगा? वही टाइम पीरियड वेव का होगा। तो आप इसकी दो डेफिनेशन बना सकते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। दूसरी डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम में एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड। इसके बाद सेकंड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन फिर से दो डेफिनेशन, पार्टिकल से रिलेटेड और वेव से रिलेटेड। पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी कैसे बोलते थे? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। अगर एक सेकंड में 5000 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 5000 हर्ट्ज है।
1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। तो पार्टिकल्स जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वही फ्रीक्वेंसी वेव की होगी। तो फिर से 2 डेफिनेशन, या तो आप ये बोलेंगे द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इन ए मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या दूसरी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी वेव्स बन जाएंगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको भी फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। अब जैसे मेरे पास 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है 1 सेकंड में 3000 वेव्स को भेज रहा है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है 1 सेकंड में सिर्फ 50 वेव को भेज रहे हैं, तो दोनों में किसका डिफरेंस होगा, दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। ये 1 सेकंड में 3000 वेव्स आएंगी, ये 1 सेकंड में 50 वेव्स ही आएंगी। समझ आ गया फ्रीक्वेंसी, ये टर्म्स हमने पढ़ रखी है। थर्ड इसमें डेफिनेशन आप लोग किसकी स्टडी करोगे, वेवलेंथ, नाम से भी लग रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ को किसमें लिखते हैं, इसको लैम्डा से लिखते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ लैम्डा। वेवलेंथ 3-4 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन सुनिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और ये क्या होता है, ये ट्रफ होता है। तो 2 क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी लैम्डा बोलते हैं। या एक वेव कंप्लीट होने में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी लैम्डा बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशंस बनेंगी, पहली डेफिनेशन ये होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। दूसरी डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तीसरी डेफिनेशन क्या बोलोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, the distance travel by the wave to complete 2 pi to complete 2 pi phase। यहां तक कितना फेज कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर फेज कितना है 0, π/2, ये कितना होगा पाई, ये होगा 3/2 पाई, और यहाँ पर कितना फेज कंप्लीट हो जाएगा 2 पाई। फेज पढ़े थे क्या हमने लास्ट चैप्टर में, तो उसकी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। तो जब ये 2 पाई फेज कंप्लीट कर लेगी उस समय तक ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, उसको भी वेवलेंथ बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। इसको मीटर में मेजर करते हैं। वेवलेंथ को किसमें लिखा जाता है, मीटर्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, अच्छा इनके फॉर्मूलाज हमने नहीं देखे। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 1/t, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 वेव कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लैम्डा। मान लीजिए एक वेव जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस में पूरी होती है, तो इसका लैम्डा कितना हो जाएगा 1 मीटर। और ऐसा करने में वो 1 सेकंड लेती है, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकंड ले रही है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। ये लैम्डा वेवलेंथ है और ये टाइम क्या है, टाइम पीरियड। ये वेव यहां से यहां तक 1 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड क्या था, 1 सेकंड टाइम पीरियड ही तो था। तो वेलोसिटी का एक तो ये फॉर्मूला होगा, वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं क्या। तो 1/t को क्या लिख देंगे, न्यू, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है, न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो डेफिनेशन भी यही से बनती है। क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये डेफिनेशन है। वेव की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका जितना भी वेवलेंथ है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ना वेव। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले में वोकल कॉर्ड्स हैं, वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही हैं, तो ये सोर्स है, ये सोर्स से एनर्जी निकल रही है और कहाँ तक जा रही है, आपके ईयर्स तक जा रही है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है ना। और कितनी वेलोसिटी होती है साउंड वेव्स की, 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकेंड। इसकी एक क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, 332 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री के आसपास 346 के आसपास होती है, 346 350
ये स्पीड होती है साउंड वेव की। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी उसको देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसमें फेज को स्टडी करते हैं। फेज क्या होगा? फेज जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। फेज क्या बताएगा? पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताएगा, वेव की पोजीशन के बारे में बताएगा। अगर मैं बोलता हूं कि फेज 2 पाई है तो आप समझ जाएंगे कि सर एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। अगर फेज कितना होगा 4 पाई तो 2 वेव कंप्लीट हो चुकी होंगी। और फेज अगर 6 पाई होगा तो कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी होंगी? 3 वेव्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो बेसिकली फेज क्या बताएगा? सोर्स से उस वेव की पोजीशन बताएगा कि अभी कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट चैप्टर में फेज की हमने एक डेफिनेशन लिखी थी, वो डेफिनेशन ये थी कि फेज जो है वो पार्टिकल की पोजीशन को बताता था। इसमें स्टडी किया था हमने पेंडुलम में। यहाँ पर 0 फेज था, जब ये मीन पोजीशन से इस तरफ है तो फेज कितना था? π/2। वापिस आ रहा था तो पाई फेज 180 डिग्री कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर आएगा तो 270 डिग्री कंप्लीट, फिर वापिस आएगा तो 2 पाई 360 डिग्री। तो फेज क्या बता रहा था? द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय पर वो पार्टिकल कहां पर है और किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसको बताता था फेज। यहां पर फेज क्या बताएगा कि अभी वेव की क्या पोजीशन है। वेव के अंदर ये वाला जो पार्टिकल है, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो बताइए ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्टिकल अभी किस पोजीशन पर है? ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन का मतलब है कि अपना एक ऑसिलेशन क्या कर चुका है? कंप्लीट करके वापस यहां आ चुके हैं। अच्छा ये पार्टिकल भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो भी 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा। तो यहाँ पर जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं वो सेम फेज में होंगे क्या? वो सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। ये वाला जो पार्टिकल है इसकी बात करें, ये अभी किस तरफ जा रहा है? इस डायरेक्शन में। और ये वाला पार्टिकल यहाँ पर पहुंच चुका है टॉप पर। फेज डिफरेंस बताइए कितना होगा? 180 डिग्री पाई का डिफरेंस होगा। अपोजिट फेज हो गया ना। ये कहां जा रहा है? ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? दोनों में 180 डिग्री पाई का डिफरेंस होगा। ये फेज डिफरेंस में हमने स्टडी किया था। तो फेज के बेसिस पर हम लोग अलग अलग पार्टिकल्स का क्या बता सकते हैं? फेज डिफरेंस बता सकते हैं कि दो पार्टिकल्स अगर एक वेव में है तो वो दोनों पार्टिकल्स की पोजीशंस क्या होंगी, ये भी बताया जा सकता है। और फेज डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा फाई से लिखते हैं। अच्छा, मैं 2 वेव्स बनाता हूँ, उन 2 वेव्स के बीच में आप लोग फेज डिफरेंस बताएंगे। 2 वेव्स अगर बना रहे हैं तो उन 2 वेव्स में आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे कि एक वेव ये वाली है और दूसरी वेव ये है। फेज डिफरेंस, ये वेव 0 से स्टार्ट हो रही है, ये वेव ऑलरेडी किस पर है? +1 पर है। ये +1 पर अब आएगी यहाँ पर, तो कितना फेज डिफरेंस है? तो आंसर है π/2 का फेज डिफरेंस है। इस वेव को हम लोग sin ωt से लिखते थे, इस वेव को हम लोग cos ωt से लिखते थे। याद आ गया क्या? तो इस तरह से हम लोग वेव का भी क्या कर सकते हैं? फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं अलग अलग कंडीशंस। अगर मैं ये वेव बनाऊं, एक वेव ये वाली है और दूसरी वेव इस तरफ से है, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आंसर है दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है। पाई फेज का डिफरेंस है। क्यों? इसका तो क्रस्ट बन रहा है और इसका ट्रफ बन रहा है। जब इसका ट्रफ बन रहा है तो इसका क्रस्ट बन रहा है। तो दोनों कितने डिफरेंस में चल रहे हैं? दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? पाई 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो 2 वेव्स अगर जा रही होंगी तो उस कंडीशन में हम उनका क्या देख सकते हैं? डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन सी वेव कितना आगे और कौन सी वेव कितना पीछे चल रही है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हो गए। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। और ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है? तो आंसर है 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई अपॉन लैम्डा कि पर मीटर के अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी है।
जब ये 1 मीटर की हम लोग डिस्टेंस लेंगे, उस 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। सिंपल लैंग्वेज में समझ आ रहा है? वेव नंबर, वेव नंबर मतलब 1 मीटर में कितनी वेव्स कंप्लीट हो गई। तो उसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहां से यहां तक कितना फेज हो चुका है। अच्छा, डेफिनेशन भी बता देता हूं मैं, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, चेंज इन फेज पर यूनिट लेंथ। ये 2 पाई क्या होता है, ये रेडियन में लिखा हुआ है तो ये फेज है, और लेमडा क्या है, लेमडा लेंथ है, मीटर में मेजर करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, चेंज इन फेज पर यूनिट लेंथ। तो ये है चेंज इन फेज डिवाइड बाय क्या लिख दिया हमने, पर यूनिट लेंथ लिख दिया, मीटर लिख दिया डिवाइड में लेमडा। तो यहां से इसका क्या आ जाएगा, वेव नंबर। जनरल लैंग्वेज में आप इसको समझेंगे तो क्या होगा कि 1 मीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल कर चुकी होंगी ये वेव्स, तो उसमें कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। जैसे कि यहां से यहां तक की लेंथ है 1 मीटर, और इस 1 मीटर के अंदर ये 3 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम इसका वेव नंबर बोलेंगे 3। अगर मैं बोलता हूँ वेव नंबर 3 है, तो इसका क्या मतलब होगा, 1 मीटर की डिस्टेंस में 3 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर मैं बोलता हूँ वेव नंबर 1000 है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस तक 1000 वेव कंप्लीट हो चुकी होंगी, 1000 वेव्स प्रोड्यूस कर चुका होगा सोर्स। समझ आ गया, ये वेव नंबर होगा। और इसके बाद एक डेफिनेशन और है हमें जो स्टडी करनी है, वो है इससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, और इससे रिलेटेड एक क्वांटिटी और होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। अब ये दोनों टर्म्स मैं आपको बता देता हूं कब कब यूज करेंगे। सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, ओमेगा से लिखेंगे, इसको लिखते हैं 2 पाई न्यू। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक नाम से और भी बुला सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी। न्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/t, 1/t। ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या लास्ट चैप्टर में, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो जब 2 पाई अपॉन टी लिख रहे हैं, डिवाइड में टाइम आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे। और अगर इसके फॉर्मूला में न्यू आ रहा है तो क्या बोल देंगे, दोनों बात तो एक ही है, ये 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं। डिवाइड में टाइम आता है तो एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं, और 2 पाई न्यू लिखा होता है जहां पर, तब हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। 2 पाई बाई लैम्डा आ जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग नाम है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, के से लिखेंगे। इसका यूनिट क्या होगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट का, 2 पाई रेडियन, एंगल है रेडियन में मेजर करेंगे, डिवाइड बाय मीटर, तो रेडियन पर मीटर, ये इसका यूनिट है। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हुई थी, उनकी यूनिट्स क्या होंगी, इसकी यूनिट क्या होगी, 2 पाई मतलब कि रेडियन डिवाइड बाय टाइम, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, रेडियन पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फेज, फेज को रेडियन में मेजर करते हैं, 0 फेज है, π/2 फेज है, 2 पाई फेज है, अभी लिखा था मैंने, ये बताया था आपको, 2 पाई यहाँ पर, 4 पाई यहाँ पर, 6 पाई। तो फेज को रेडियन में मेजर करते हैं, फेज डिफरेंस को भी किस में मेजर करेंगे, रेडियन में ही मेजर करेंगे। और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या बताया मैंने आपको, रेडियन पर मीटर। फॉर्मूला से समझ आ जाएगा क्या यूनिट होगा इसका। देखिए वेव फंक्शन क्या होगा, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करेंगे, उस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, उस इक्वेशन को वेव फंक्शन बोला जाएगा। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए क्या इक्वेशन यूज की थी, डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए क्या इक्वेशन यूज की थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अब देखो वेव के अंदर एक दो क्वांटिटीज और बढ़ जाएंगी इसमें। एक तो मैं यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता हूँ कि ये मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, तो इस तरह से ये वेव बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव। ये तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और x क्या है, ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव। इसी तरह से इस डायग्राम को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, और ये किसके रिस्पेक्ट में बना सकता हूँ, ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो बना सकता हूँ।
इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है? तो आंसर है टाइम कांस्टेंट है। ये वो वेव है, आप ऐसा मानिए कि ये फोटोग्राफ मैंने तब लिया जब मेरे सामने से एक वेव जा रही थी और मैंने फोटो क्लिक कर ली। फोटो क्लिक कर ली तो क्या टाइम चेंज हो गया? उस एक इंस्टेंट पे मैंने वो फोटो क्लिक की, तो क्या इसमें दिखेगा हमें? इसमें ये दिखाई देगा कि वेव कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ चुकी थी। तो ये जो ग्राफ होगा ये कब किस समय पर होगा? जब टाइम कांस्टेंट होगा। ये ग्राफ आपको बताएगा कि टाइम कांस्टेंट है और इस टाइम में वेव इतना आगे बढ़ चुकी है। और ये इस ग्राफ में हम क्या नहीं दिखा रहे? इस ग्राफ में हम डिस्टेंस नहीं दिखा रहे कि ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। हम तो ये बता रहे हैं कि कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, पार्टिकल मीन पोजीशन से यहाँ पर है, यहाँ पर है, किस पोजीशन पर है पार्टिकल। तो ये दोनों वेव के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू a sin kx। इसमें ओमेगा टी नहीं आ सकता, हमने टाइम लिखा ही नहीं है, इसमें टाइम को तो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इस इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू a sin kx। x के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि ये पार्टिकल कहां पर है। अभी डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन बता सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मैं बोलूंगा कि अभी यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट हो चुकी है, तो बताइए इस पार्टिकल का फेज क्या होगा? आप बोलोगे सर इस पार्टिकल का फेज अभी 0 है, ये अभी मीन पोजीशन पर है। अब ये फिर से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बताएगी x के रिस्पेक्ट में। और इसके लिए तो हमने इक्वेशंस लिख रखी हैं, यही वाली है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। और हम जो वेव बनाते हैं उसमें दोनों चीजें एक साथ लिखते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो मेरे को दोनों पैरामीटर एक साथ लिखने हैं, अलग अलग वेव थोड़ी बनाऊंगा मैं बार बार चैप्टर में। ये एक डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, दूसरी टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, मैं एक ही वेव बनाऊंगा जिसमें आपको डिस्टेंस भी पता लगेगी और जिसमें आपको टाइम भी पता लगेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव क्या होगा, इसको फाइव नॉट लिख सकते हैं, ये इनिशियल फेज होगा, इसको इपोक बोलते हैं। इनिशियल फेज इसको इपोक बोला जाता है। फाइव नॉट मतलब कि अभी पार्टिकल कहां पर, जैसे कि ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू कर रहा है, अभी इसका फेज 0 है। तो जब ये मीन पोजीशन से ऐसा चला जाएगा, फेज कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। वापिस आएगा तो फेज कितना हो जाएगा? पाई। तो इस पार्टिकल ने अपना